नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए अब 7वां फ़ेज़, एक आखिरी फ़ेज़ बचा है और आखिरी फ़ेज़ की 13 महत्वपूर्ण सीटें यूपी की। बिल्कुल। और देखिए नज़र इस पर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर वो सीट है जिसका ज़िक्र पूरा देश कर रहा है। वाराणसी की बात होगी, गोरखपुर की बात होगी और तमाम उन सीटों की बात होगी जिसके समीकरण पिछले 2 चुनाव में मतलब 2014 और 19 में तहस-नहस हो चुके हैं। और देखिए ये यूपी का ये जो पूर्वांचल का पूरा हिस्सा है, ये अंतिम प्रवेश द्वार आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी चरण में यहाँ पर मतदान होने वाला है। और ये पूर्वांचल की जो 13 सीटें हैं, अगर हम 2019 के समीकरण की बात करें तो लगभग 9 सीटें बीजेपी के खाते में थी, जी। 2 सीटें जो बीजेपी के गठबंधन बीजेपी ने जिन पार्टी के साथ किया है उनके खाते में थी, और 2 सीटें बीएसपी के खाते में थी। जी। अब इस बार का समीकरण बिल्कुल, इस बार का समीकरण देखिए इसीलिए बीजेपी के पर्पस से अगर आप देखें तो उन्होंने अपना दल के साथ गठबंधन किया हुआ है बीजेपी ने। लेकिन जो पिछली बार सपा और बसपा एक साथ लड़ रहे थे वो अब अलग हो गए और सपा की राह कांग्रेस के साथ है। तो देखना दिलचस्प ये भी हो जाएगा कि आखिरकार इन सीटों पर जो समीकरण है वो किस तरह बनेंगे और किस दल के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। बिल्कुल, अब एक-एक करके चूँकि ये 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूँ कि 7th फ़ेज़ जो होने वाला है 1 जून को होगा। कुल 57 सीटें हैं और 900 के लगभग उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फ़ैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें से 13 सीटें यूपी की है, ऐसे ही उड़ीसा में है। उड़ीसा में 6 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के कई सारी सीटें अलग-अलग राज्यों की है, 8 राज्यों की 57 सीटें जिस पर चुनाव होंगे। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यूपी इसलिए क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, वो भी बनारस की सीट। अब बनारस में जीत के अंतर को बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल, बनारस में जीत के अंतर को बढ़ाने की ज़रूरत है और चलिए बनारस पर ज्योति बात करेंगे बहुत ही विस्तार से, साथ में हमारे सहयोगी मोहित भी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ हुँ, कि हम बाकी सीटों का भी ज़िक्र कर लें। हुँ, बात गोरखपुर की कर लें। गोरखपुर वो सीट जो अभेद्य खिला रहा है बीजेपी के लिए। हुँ। यहाँ से योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं 5 बार और आप वहाँ के लोगों से अगर आप बात कीजिए गोरखपुर के लोगों से तो उन्होंने कहा है कि साल दर साल, दशक दर दर दशक उन्होंने गोरखपुर को बदलते देखा है। तो क्या इस बार उस बदलाव का फ़ायदा मिलेगा? रवि किशन रिपीट किए गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, वो रिपीट किए गए हैं 1989 से लेके 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास ये सीट रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि गोरखपुर की राह जो है वो आसान आप इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। और वो जो पूरा इलाका है वो एक आप उसे परंपरागत सीट बीजेपी की कह सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत चुनौती नहीं होगी, लेकिन रवि किशन सांसद जो चुने गए हैं उन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया और उस भरोसे पर वो कायम होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला वक़्त बताएगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है देखिए कि इसका बहुत फ़र्क तो पड़ता है, जब हुँ, आप मुख्यमंत्री और उनका वो गृह ज़िला हो, तो हाँ, फ़र्क पड़ता है, जो वोटर्स के दिमाग में है, जो वहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं, हमने हुँ। देखा है गोरखपुर में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले कुछ समय में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़र्क मतदाता के मन में भी पड़ता है। और निषाद वोट बैंक वहाँ पर हाँ, काफ़ी अहम है और उसी पर ही जो विपक्ष है, उसकी एक उम्मीद भी टिकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उधर एक घोसी सीट हाँ। है। घोसी इसलिए इम्पोर्टेंट सीट है क्योंकि वहाँ से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि इस बार चुनौती है। बिल्कुल। और सपा ने राजीव राय को उतारा है वहाँ से और आप देखिए बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारा है। मुकाबला बाफ हुँ। काफ़ी त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन सपा प्रत्याशी होने के चलते यादव और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अब किस तरफ जाएँगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि तमाम प्रत्याशियों को आप देखें तो सबका एक अलग-अलग वोट बैंक बनता है। बिल्कुल अलग-अलग वोट बैंक बनता है और राजभर के लिए अपने बेटे को जिताने की एक बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी कवायद में जो राजीव राय हैं, वो बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, जैसा कि खुशबू आपने ज़िक्र किया। जी। तो ये घोसी महत्वपूर्ण सीट रहने वाली है। अब देखिए ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, हुँ। इस गोरखपुर के आस-पास की कुल 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जो बीजेपी का एक किस्म से परंपरागत सीटें आप कह लीजिए या जो उस इलाके में ही पड़ती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की सक्रियता और वो काफ़ी और सक्रिय भी रहे हैं, इन भी हैं। क्षेत्रों में वो आप जा भी देखिए रहे हैं। लगातार उन्होंने कई सभाएँ की हैं, आस-पास के हर इलाके को उन्होंने कवर करने की कल-परसों भी कोशिश वो की है। गोरखपुर में थे, बिल्कुल, आज भी वो वहाँ तो पे इसलिए रैली करने कोशिश वाले हैं। उनकी लगातार चल रही है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात कुशीनगर सीट की कर लेते हैं। देखिए यहाँ का भी जो चुनाव है वो जातियों के इर्द-गिर्द है और यहाँ पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, मतलब भरोसा विजय कुमार दुबे पर दोबारा जताया गया है। बिल्कुल, विजय कुमार दुबे पे भरोसा जताया है और हालाँकि
समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ही एक पूर्व विधायक हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार करके एक चुनौती पेश करने की बीजेपी के सामने पेश की है, कोशिश की है उन्होंने कि बीजेपी के सामने ये चुनौती वो पेश कर पाएं। ये पूर्व विधायक है जन्मेजय सिंह इनका नाम है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अब देखना ये होगा कि वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं या कितना नहीं डाल पाते, क्योंकि बीजेपी के ही जो मौजूदा सांसद थे उन्हीं को ही रिपीट किया है, उन्हीं को ही दोबारा टिकट दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, तो ये मुकाबला भी काफी हद तक ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा, क्योंकि बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है, तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव मैदान में। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो ये सीट काफी दिलचस्प लगती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। बलिया लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, ये इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्यों टिकी हुई है? ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की परंपरागत सीट रही है और उनके बेटे नीरज शेखर जो है वो समाजवादी पार्टी से पाला बदल करके वो बीजेपी में आ गए हैं। अब बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अ, चेहरे पुराने हैं लेकिन समीकरण पार्टियों के लिहाज बिल्कुल, से और बदल यहाँ गया पे है। ब्राह्मण बनाम राजपूत के इर्द गिर्द ये पूरा मामला सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हाँ। अब उन पर अपनी पिता के विरासत को बचाना बड़ी चुनौती होगी। तो ये देखना होगा, क्योंकि सपा ने यादव और मुस्लिम के साथ जो ब्राह्मण वोटर है उनकी केमिस्ट्री को बनाने की कवायद की है, और देखना होगा कि क्या जो रोक पाने में नीरज शेखर हैं वो कामयाब रह पाएंगे इनको। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण सीट है गाजीपुर। अफजाल अंसारी की बार-बार चर्चा हो रही है। अफजाल अंसारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब क्या वो अपने उस इलाके को, अपने उस गढ़ को आप उसे कह सकते हैं, क्या वो इस प्रतिष्ठा का सवाल उनके लिए ये सीट बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या वो उसको हासिल कर पाएंगे? वो वोट बैंक जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता था, उनके भाई के साथ जुड़ा और रहता क्या, था, हाँ, वो उनको आएगा। फायदा मिलेगा। मुख्तार अंसारी जिनको आपको याद होगा 28 मार्च को बांदा जेल में वो हाँ। नहीं मृत पाए गए थे, और उसके बाद फिर पूरी जांच हुई, बहुत सारे आरोप भी लगे, लेकिन बाद में सारी जो जांच है उसमें ये पता चला कि हार्ट अटैक से ही जान गई है। तो अच्छा, क्या, मुख्तार फैक्टर इस सीट पर काफी हावी हाँ, रहता है। इससे तो पार पाना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल चुनौती होगा ये देखना है। महत्वपूर्ण रहेगी बीजेपी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को लगभग 1,20,000 वोटों से हराया था। गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर रहा है। ये वो सीट है जहां से अफजाल अंसारी जो निकाल ले गए थे। अब इस सीट पर ये चुनौती बीजेपी कैसे पार पाएगी? हालांकि कोशिश इस सीट पर बीजेपी के दिग्गजों ने की है, यहाँ पर बार-बार चुनाव प्रचार में उतर करके अपनी मौजूदगी को पेश होने की और जो तमाम दावे हैं उस इलाके के लिए करने की। लेकिन जो अफजाल बंधुओं का एक वर्चस्व वहां रहा है, वो वर्चस्व क्या कायम रहेगा या फिर उनका किला ढहेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हुए बात चंदौली लोकसभा सीट की कर लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक के लिए तैयार हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले चुनाव में बहुत ही मामूली वोटों से जीते थे, और इस बार हाँ। चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है सपा ने। और बीएसपी ने सत्येंद्र मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के लिए दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का जो एक कोर वोटर बैंक आप कह सकते हैं कि जो ठाकुर वोटों के छिटकने का खतरा है, जो लगातार कहा जा रहा है कि ठाकुर जो है वो नाराज हैं। ये जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा छिटक सकता है। उनकी नाराजगी कई मौकों पर देखने को भी मिली है। बिल्कुल, और सपा ने यादव मुस्लिम वोटर्स को समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की है। तो आप अगर अब तक देखिए, जितने भी सीट का हमने जिक्र किया है, हर सीट पर हर पार्टी काफी सोच समझकर उम्मीदवार उतार रही है। क्या रिपीट करना चाहिए? अगर रिपीट करना चाहिए तो किस सर्कमस्टांसेस में? फिर सामने वाली पार्टी किसको लेकर आ रही है? आप देखिए, हर एक सीट पर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, देखिए वो उनका यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक तो है, उसके साथ ठाकुर वोट बैंक को भी जोड़ दिया गया है। ठाकुर जो है वो नाराज है बीजेपी से, और यहाँ पर सेंधमारी करती हुई बीएसपी भी दिखाई दे रही है। बीएसपी जो है मौर्य वोट बैंक को खींचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जातीय समीकरण देखिए हावी रहते हैं। आप कहीं ना कहीं विकास की बात होती है, लेकिन आज भी यूपी बिहार या कोई भी राज्य हो या कोई भी जिले की कोई भी सीट हो, उस पर जातियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और जो पार्टियां हैं वो भी जातियों को देखकर टिकट वितरण करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मिर्जापुर की कर लेते हैं। ये अनुप्रिया लोकसभा पटेल। सीट, हाँ, अनुप्रिया पटेल देखिए 2014-19 में जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी के साथ, तो इस बार फिर से मोदी भरोसा लहर जताया थी गया। मोदी और लहर थी अब इसलिए, हाँ। और अब उनके सामने सपा के रमेश चंद्र बिंद और बसपा से मनीष तिवारी मैदान में। देखना दिलचस्प ये है कि क्या यहाँ पर, अब तक तो मिर्जापुर सीट से जीत रही थी, अब यहीं पर जब वापस उतारी गई है तो क्या वो भरोसा जनता का मिल पाएगा इनको? बिल्कुल अनुप्रिया पटेल अपने उनका जो अनुप्रिया
पटेल है उनका कुर्मी वोट बैंक है, तो उस कुर्मी वोट बैंक के साथ जो बीजेपी का वोट बैंक है वो क्या 2014-2019 की तरह ही इंटैक्ट रहेगा? अगर वो इंटैक्ट रहता है तो फिर ये सीट अनुप्रिया पटेल आराम से निकाल ले जाएंगी। और लगातार चूंकि बीजेपी का जो इस बार गठबंधन है वो राजभर के साथ तो है ही, अनुप्रिया पटेल के साथ है, और अनुप्रिया पटेल लगातार इंटैक्ट है बीजेपी के साथ, बिल्कुल तो कहीं शुरुआत पे से भी कोई बयान उनका ऐसा हम्म नहीं आया कि जो जबकि पार्टी को अगर आप नाराज कर दे। राजभर की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की, वो अक्सर कभी ऐसे राहे बगाए ऐसे बयान दे जाते हैं दे जो उनको जाते हैं, चर्चा में ले आता है, लेकिन हालांकि अनुप्रिया उनका फ्लिप पटेल फ्लॉप चलता हाँ है, चलता वो रहता है। इधर लेकिन अभी अनुप्रिया पटेल को हमने देखा है कि वो हमेशा ही बहुत ही सटल ऐसे नजर आती हैं और कुछ भी बोलने से इस तरह के विवादित खास करके बचती हमेशा और नजर आती मिर्जापुर में जो सपा का वोट बैंक है है। वो यादव मुस्लिम के साथ बिन वोट बैंक है, जो इस इलाके में जो समाजवादी पार्टी सोच रही है कि वो उनकी जीत की वजह बन सकता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल को चुनौती देना समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और समाजवादी पार्टी से कैसे पार पाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए बात महाराजगंज सीट की कर लें। यहाँ पर भी चुनाव होना है। यहाँ पर चौधरी बनाम चौधरी इसलिए क्योंकि एक तरफ है बीजेपी से पंकज केंद्रीय मंत्री चौधरी। पंकज चौधरी, दूसरी तरफ कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी हैं, दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। और पंकज चौधरी लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं, तो इस बार उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती जो है वो सपा कांग्रेस खड़ी कर पाएंगे ये देखने बसपा वाली से बात मौसम होगी। आलम मौसम आलम तीन, मतलब अगर आप ऐसे जनप्रतिनिधि की बात तो करें तो ये त्रिकोणीय तीनों मुकाबला त्रिकोणीय है, उस मुकाबला है हिसाब से बिल्कुल। यूपी के ज्यादातर सीटों पर हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला त्रिकोणीय है। ज्यादातर सीटों पर तो खास करके। क्योंकि पिछली बार 10 सीटें बीएसपी को हासिल हुई थी, बीएसपी को 10 सीटें वहां हासिल हुई थी, और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें यूपी में हासिल हुई थी, 62 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, और कांग्रेस पार्टी के पास महज एक सीट आई थी, वो रायबरेली वाली। अब उस पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर चुनाव हो भी चुका है। अमेठी से किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी उनके सामने है। तो ये अभी जो महत्वपूर्ण सीटें, तो देखिए गोरखपुर की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, रवि किशन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, और बनारस का जिक्र भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले देवरिया और सलेमपुर की बात कर लेते हैं। सलेमपुर में कुशवाहा क्या हैट्रिक लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में है। बिल्कुल सवर्ण वोटों को साधने की कोशिश होगी बहरहाल। और अगर आप बात देवरिया की, जैसा कि जिक्र कर रहे थे, वहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शशकांत मणि त्रिपाठी जो है वो मैदान में है बीजेपी की तरफ से, शशांक मणि त्रिपाठी। तो बांसगांव एक लोकसभा सीट है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश पासवान चुनावी मैदान में है, और बसपा से आए संदल प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ, ये क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। बसपा ने राम समूज सिंह को प्रत्याशी बनाया। अब यहाँ जो लड़ाई है यहाँ पर भी काफी रोचक है, वैसे तो हर सीट पर रोचक है देखिए, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठित चेहरे होते हैं, जहाँ वीआईपी चेहरे होते हैं, उसका जिक्र ज्यादा किया जाता है क्योंकि लोग उनको जानते हैं, उन चेहरों को पहचानते हैं। बिल्कुल। और चलिए एक और सीट जिसका जिक्र कर लेते हैं हम, रॉबर्टगंज सीट है ये आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, और यहाँ से अपना दल एस से रिंकी सिंह कोल पर भरोसा जताया गया, जबकि सपा से छोटे लाल खरवार और बसपा से धनेश्वर गौतम किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 2019 में अपना दल एस ये सीट जीतने में कामयाब रही थी। ठीक है, मौजूदा सांसद का टिकट काटकर जो दाव है वो नए चेहरे पर लगाया है। अब देखना होगा कि क्या होता है। रिंकी कॉल के लिए भी चुनौती बिल्कुल कड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बनारस की बात हम कर लेते हैं, और इसमें हमारे एक सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये सीट बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिनका नामांकन जिस दिन था उसी दिन आपने पिक्चर पूरी, तो क्या ट्रेलर देखा था, पिक्चर शायद अभी पूरी बाकी है ये कहा जा रहा है। ठीक है, बनारस में जीत हार के अंतर की बात हो रही है। मोहित जरा आ जाइए, बनारस की हम बात कर रहे हैं, जीत हार के अंतर की बात अब आ गई है कि कितने वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे। और ये जो बनारस की सीट है, इसके चूंकि प्रधानमंत्री वहां से सांसद है और उसके आसपास की जो सीटें हैं, कुल मिलाकर के 4 सीटें हैं जो बनारस के आसपास की आती है, उस पर प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उस पर काफी ज्यादा असर रहने वाला है। अब बताइए मोहित, चूंकि आप उसी इलाके के रहने वाले हैं या आप नजर इस पर रखते हैं? मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, और उत्तर हाँ। प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से सबसे ज्यादा हॉट सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और खासतौर पे इस वक्त 7वें फेज का तो हम सभी हाँ। जानते हैं कि बनारस जो है पूरी इस वक्त वीआईपी सीट बनी हुई है। चाहे देखिए फिर ये वीआईपी सीट है वो तो बात ठीक है, लेकिन ये बताइए मोहित कि बनारस में तो अब जीत हार की तो हम बात नहीं कर रहे हैं और ना करनी भी चाहिए। यहाँ पर है वोटों के अंतर की बात कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वोटों से जीतेंगे। और अजय राय का क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा, अजय राय भी कहते हैं कि कुछ अगर
अरविंद खासा। केजरीवाल 2-2.5 लाख वोट ले सकते हैं, तो अजय राय चूंकि समाजवादी पार्टी साथ है, कितने वोट बैंक कितने वोट उनके काफी पास आ बड़ा सकते उन्होंने हैं, रोड शो भी किया था। और वो खुद उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 3.5 लाख, उसके बाद 4.5 लाख के लगभग, और इस बार कितने वोटों से? देखिए, अजय राय की बात करें, बनारस के गुदौलिया के ही रहने वाले हैं वो, और खास तौर पे इस वक्त वो जो पूरा चुनाव कैंपेन है वो उन्होंने आप ऐसे रखिए। जो पूरा चुनाव है उन्होंने पूरा स्थानीय बनाम बाहरी कर दिया है। उनका मुद्दा यही है कि वो जहां भी जा रहे हैं पूरा भाषण वो वहां पर जो बनारस की भाषा है उसी अंदाज में, बनारसी अंदाज में बात कर रहे हैं। चाहे कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली हो, वहां पर भी उन्होंने उसी अंदाज में बात की। अब अगर वोटों की बात करें तो अंतर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कितने अंतर से यहाँ पर जीत या हार होती है। अब यहाँ पर अगर हम 2019 के वोटों की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे 63% जो है वोट मोदी जी को मिला। और इसके अलावा अजय राय यहाँ पर चुनाव मैदान में लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी से शालिनी यादव मैदान में थी। तो शालिनी यादव को 18% वोट मिलता है, जबकि अजय राय को सिर्फ 7% वोट उस चुनाव माफ कीजिए 14% मिलता है। और 2014 में अजय राय को 7% वोट मिला था। ये चौथा चुनाव होगा जो अजय राय बनारस से लड़ रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी से ही अजय राय 2009 में चुनाव लड़े थे। अब समीकरण बदल गया है। अब हाँ। पिछली बार बीएसपी और सपा साथ लड़े थे, अब एसपी और कांग्रेस का वोट जो है वो जब कितना साथ फर्क आएगा, पड़ेगा, तो ये आपको बड़ा क्या सवाल लगता है, कितना कि फर्क क्योंकि खुद पड़ेगा वहाँ अजय राय चूंकि खुद उस और इलाके कितना के हैं। कामयाब हो पाएंगे ये बताने हाँ। में कि भाई वो बाहर ही है, क्योंकि अब मोदी ने जो काम किया है बनारस के लिए फिर वो अब तो वो जनता बाहर को ही है दिखता ही। है। बिल्कुल, नहीं, वो जी। कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो वही वाली बात है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें अजय राय की पॉलिटिक्स अगर देखें पूरा, तो अगर वोटिंग समीकरण को देखें शालिनी यादव और अजय राय का पिछला अगर हम मिला लें तो 33% हो रहा है और मोदी हाँ। पहुंचते हैं 63% पे। हाँ, फिर भी और बहुत कम है। बहुत बहुत अंतर है हाँ। यहाँ पर। अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो में भी देखें और पुराने जितने, अगर हम 2009 की बात करें जब मुरली हाँ। मनोहर जोशी जीतते हैं, अजय राय तीसरे नंबर पर आते हैं, मुख्तार अंसारी दूसरे नंबर पर रहते हैं। हाँ। तब भी मुख्तार अंसारी को 27% हाँ। वोट मिलता है, मुरली मनोहर जोशी को 30% वोट मिलता है, हाँ। यानी अंतर रहता है सिर्फ 17,000 का। और उस चुनाव में 2009 के चुनाव में कहा यह जाता है, आरोप लगता है कि अजय राय ने जब देखा कि मुख्तार अंसारी जीतते हुए नजर आए, उन्होंने भाजपा के समर्थन में वोट करवाना शुरू किया था। ये आरोप उन पर लगता है। तो अब जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है तो वोटिंग प्रतिशत कितना ऊपर ले जा पाते हैं, क्या वो अच्छा, आपको याद होगा वो विधानसभा चुनाव जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े थे, तो जो वोट बैंक है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करवाने में नाकामयाबी रही थी। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट दूसरी बार होने जा रहा है। तो चूंकि ये लोकसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा विधानसभा चुनावों का समीकरण बिल्कुल अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो उम्मीद है वहां पे वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाया था, ये लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ चीजें काफी हद तक क्लियर है वोटर के दिमाग में भी। क्या लगता है? देखिए, अगर देखें 17 का, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थी, उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो, चाहे 17 के पहले 14 में कांग्रेस के लिए रही हो। तो वो उस वक्त सिनेरियो एंटी इनकम्बेंसी के थे, वो तमाम नाराजगियां थी। अब क्या है कि तमाम जगहों पर नाराजगी है, सांसदों से नाराजगी है जिन्होंने अगर काम नहीं किया है। जो आसपास के इलाके अगर हम देखें तो कई सारी सीटों पर खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रभाव डालते हैं और सारा जिम्मा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर ले रखा है। और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आप जो है कमल के फूल को देकर वोट कीजिए। बनारस के क्या मुद्दे हैं? देखिए, बनारस में जो अगर स्थानीय तौर पर देखें तो वहाँ पर तमाम जो बनारस और प्रयागराज जो तमाम जिले हैं वहाँ पर एक शिक्षा का हब कहा जाता है। हाँ। वहाँ पर जो नाविक हैं, मछुआरे हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। नाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि वहाँ पर सीएनजी से वोट चलेगी या फिर डीजल से चलेगी। तो वहाँ तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक बोट्स भी अब आ गई हैं। हाँ, तो वहाँ उससे पर ये जो भी एक नाराजगी है कि भाई हाँ। जो बड़े बड़ी बोट्स आ गई तो स्थानीय जो नाविक जो कई हैं, दुकानें हाँ, टूटी हैं उधर, वहां पे वो भी एक क्या कोई मुद्दा नाविकों का बना? अपना एक मुद्दा है कि जो बड़ी बोट्स आ गई हैं अब वहां पर जो स्थानीय जो पुराने जो छोटे स्तर की जो जिनकी छोटी नावें थी उनको रोजगार अब उतना नहीं मिल रहा है। तो वो लोग भी कई बार आवाज उठाते हैं, वो भी अपनी यूनियन बना के वहां पर हैं। जो मछुआरे और बिंद समाज की खासतौर पर अगर हम हाँ। बात करें, निषाद समाज की हम बात करें, वहां पर संजय निषाद इस वक्त बनारस में है। खुद अगर बात करें यादव वोटर्स की तो लगभग 1 लाख के करीब यादव वोटर बनारस में है। तो मोहन हाँ। यादव मध्य प्रदेश से आकर जो है मोहन वो यादव कैंपेनिंग की उन्होंने कैंपेनिंग और कर रहे हैं। कैंपिंग कर। अच्छा, ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमने वहां पर देखी बनारस में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक बार नॉमिनेशन फाइल करने गए और शायद एक बार और उसके बाद वो गए थे, उसके बाद से वो गए नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि शायद वो आज पहुंच सकते हैं, अब अभी स्केड्यूल उसको लेकर आया नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं भी हैं, लेकिन पीछे से अगर आप देखें तो कई केंद्रीय मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ एक किस्म से कैंप किए हुए हैं, और उनका बीजेपी ये कह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री को हमें वहां से बड़ा तोहफा देना है, हमें जीत के अंतर को 10 लाख करना है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल अगर देखें तो वहां पर जिस तरीके से पूरा बीजेपी ने कमान संभाली है, तमाम मंत्री, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे मोहन यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने चाहे दिनेश लाल निरहुआ हो, तमाम लोग जो है, चूंकि वहां पर भोजपुरिया जो एक फैक्ट है वो भी काम करता है, स्थानीय लोगों का भी इफेक्ट काम करता है, तो ये सारी चीजें वहां पर बीजेपी कहीं कोई कसर देखिए, छोड़ना और नहीं मुझे चाह इसमें रही। ये लगता है कि अब ना ये मुद्दा नहीं है कि मोदी जीतेंगे, मुद्दा ये है कि आपको किस तरह से उनकी जीत को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी जीती 2019 में भी, 14 में भी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? राहुल गांधी की हार की, जो स्मृति ईरानी से हुई थी। तो वो एक बड़ी चीज हो जाती है जब आप इस तरह से जीतते हो, जिस वोटों का जो अंतर होता है वो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो शायद ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि मोदी को मतलब जितने ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे वो हमारे लिए उतना बड़ा फैक्टर होगा, हम उसको उतना भुना पाएंगे। ये बात शायद वो बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल, और समझते हैं। यही अगर हम दूसरे तरीके से देखें, यही बात कि अंतर कितना होगा, इस बात का असर जो है इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी बिल्कुल, है अजय राय, करेक्ट। उनके चेहरे पर दिखता हाँ। है। आपको बताएं, यहाँ पर खुद राहुल गांधी आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, अच्छा, अभी डिम्पल डिम्पल प्रियंका यादव ने और भी, प्रियंका गांधी रोड की शो वहाँ पे किया। रोड शो रोड शो भी किया, हुआ था और बड़ा लेकिन रोड शो वहां किया पर था। अजय राय का जो चेहरा है अभी भी, और आपको बता दें चुनाव के पहले अजय राय बलिया की सीट मांग रहे थे कि उनको हाँ। बलिया से लड़वा दिया जाए, बनारस से वो ऑलरेडी 3 बार हार चुके हैं, तो वो चाह रहे थे कि बलिया से लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी ने बलिया की सीट उनको नहीं दी। अब मजबूरी में, चूंकि अब जो भी समीकरण कहें, मजबूरी भले ही ना कहें हम, तो जो भी वहां के समीकरण है, तो अजय राय को बनारस लड़ना नहीं, ही पड़ा। मेरा सवाल ये है कि अगर बाहर से आए अरविंद केजरीवाल 2 लाख वोटों का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं, तो वहीं के रहने वाले अजय राय अब समाजवादी पार्टी के साथ कितने वोट हासिल करेंगे? देखिए, वो जो समीकरण है ना कि समाजवादी पार्टी हर हाल में 18% के लगभग ही रहती है, चाहे वो 2019 में रहा हो, चाहे उसके पहले किसी का भी हो, साथ वोट किसी का भी परसेंटेज वोट लगभग वही परसेंट रहता लगभग है। 18। अगर हम कांग्रेस और मतलब अजय राय का और पिछले चुनाव में 19 में सपा बसपा, इन तीनों का भी जोड़ दें तो 33% के ऊपर जा ही नहीं रहा है। हाँ, तो वो जो तो समीकरण है, प्रधानमंत्री की जीत का अंतर कितना लगता है, जिस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है? जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल देखिए किया गया आंकड़े भव्य तरीके से। वो आपने भीड़ देखिए, देखी थी, एक पूरा एनडीए का कुनबा वहां पर बिल्कुल नामांकन पहुंचा के हुआ बाद। प्रदर्शन था वो और एक तरह से। जो हम आंकड़े की बार बार बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के देखिए बारे में वहां पे सिर्फ आंकड़ों की ही बात हाँ। हो रही है, जब बनारस का जिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ आंकड़ों की बात हो रही है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं, हालांकि अब रिजल्ट 4 जून को आएगा, तब पता चलेगा कौन कितने वोट बैंक हासिल कर चुका है और कौन कहां से जीता है। लेकिन बीजेपी जो टारगेट दे रही है और बीजेपी जो दावा कर रही है, हम उस दावे पर बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में अगर आंकड़ों की अगर हम प्रिडिक्शन करें, तो बीजेपी के लिए कोई आंकड़ा प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार बीजेपी का जो अपना वो जो माइलस्टोन सेट होता है, वो हाँ। उसके भी कई गुना आगे अच्छा, तो पूर्वांचल की जो 13 सीटें थी, इसमें से 9 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 2 सीटें मेरे ख्याल से अपना दल के पास, हाँ, और मिर्जापुर हाँ, अपना दल जीती, घोसी जो कि अतुल राय जीते वहां पर, और उनके गाजीपुर में सहयोगी मुख्तार अंसारी। उनके सहयोगी, और उसके बाद 2 सबसे बड़ी सीटें चुनौती तो फिर BSP के हाथ। बीजेपी के लिए ही है कि भाई अपनी सीटों को आप कितना बचा पाते हैं, उत्तर प्रदेश कितना बचा पाते हैं, और खास करके इन 13 सीटों में से वापस अपनी 9 ले पाते हैं या नहीं। तो पूर्वांचल एक किस्म से अब अंतिम द्वार भी है। बेहद दिलचस्प है, क्योंकि समय अब जो है वो हो चुका है, और important भी है। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत नजदीक आ गया है सब कुछ, तो देखना दिलचस्प होगा। वो तो आप लोगों को ही पता होगा, आप लोग वोट डालिएगा, किसे डालिएगा, लेकिन वोट डालिए जरूर। गर्मी है, फिर भी जाइएगा, और कपड़ा वपड़ा अच्छे से बांध के जाइएगा, पानी लेकर जाइएगा। वक्त लगता है, कई बार लाइनों में भी खड़ा होना पड़ता है। तो वोट हम सबकी ताकत है, जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है। तो अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जहाँ 7th फेज में वोटिंग होने वाली है, तो वोट जरूर करें। बिल्कुल, वोट जरूर कीजिए, और तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।